Assalamu alaikum. I'm Gibran Sheikh, and in today's lecture we're going to discuss relative valuation. But before we go on to that, let me give you a quick recap of our previous lecture. हम ये देखेंगे previous lectures में हमने क्या कुछ पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले lecture में we went through basic techniques जो थी कैपिटल बजटिंग की हमने वो डिस्कस की थी, जिसमें डिस्काउंटिंग थी और नॉन डिस्काउंटिंग. Later on in second lecture we discussed those in detail. उन्हीं टेक्निक्स को डिटेल में किया था, जिसमें प्राइमरी फोकस हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पे था. हमने उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और बाकी दूसरी चीज़ें देखी थी. In the third and in the previous lecture we discussed internal rate of return and its demerits along with net present value, और उसमें जो एक चीज़ थी कैपिटल रैशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. आवर मेन फोकस वाज कैपिटल रैशनिंग. वी डिस्कस्ड हार्डकोर कैपिटल रैशनिंग, वो किस वजह से होती है, यानी कि हार्डकोर से मुराद ये होगी कि हमारी कैपिटल रैशनिंग जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम पे इम्पोज की जाती है. फॉर एग्जांपल फंडिंग के आपके पास पूरी नहीं है, या फंडिंग रिक्वायरमेंट आपकी मीट नहीं हो रही एक्सटर्नल मार्केट से या एक्सटर्नल उससे, और ध्यान दें कि होती है सॉफ्ट कोर, तो वो क्या होगी कि फर्म के इंटरनल सोर्सेज से या फर्म के मैनेजमेंट वगैरह दे आर नॉट विलिंग टू अंडरटेक सम प्रोजेक्ट. उसके रीजन क्या हो सकते हैं? उसके मेजर रीजन यही होते हैं कि मैनेजर्स का एटीट्यूड होता है, बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं कि मैनेजर्स नहीं चाहते कि हम इतनी मुश्किल में अपने आप को डालें, या फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिफरेंट होंगे. उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी बिहेवियरल एस्पेक्ट की, सम मैनेजर्स आर सेटिस्फाइड रादर देन हाई अचीवर्स. यानी कि कुछ मैनेजर ऐसे होंगे जो कि मुतमईन होंगे जो हम कर रहे हैं वही बेहतर है, और कुछ क्या होंगे मैक्सिमाइजर होंगे, या वो चाहेंगे कि हम इससे भी बेहतर आगे या इससे भी आगे और जाएं, या हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें या वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज करें. इसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक जो हमने था ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें आपको ओवरव्यू भी दिया गया था, दैट वाज रिलेटिव वैल्यूएशन. रिलेटिव वैल्यूएशन की क्या चीज है? लेट मी स्टार्ट. relative versus fundamental valuation से हम स्टार्ट करेंगे. If you go through this slide, you can see that discounted cash flows, WACC, etc. models valuation, ये काफी ज्यादा valuation models हैं जो कि आप यूज करते हैं to evaluate firm. इसमें देखें value of firm, जैसे भी पहले भी हमने जिक्र किया था. If you go to the next second point में अगर आप देखते हैं तो second point में देखें वैल्यू ऑफ फर्म किसके बराबर है. ये वही आर्ग्यूमेंट है जो हम पहले लेक्चर से लेते आ रहे हैं कि जस्ट फॉर टू रिफ्रेश, यानी कि एक मेरे पास फर्म है, मैं देता हूँ फर्म एफ इज माई फर्म, और इसके प्रोजेक्ट जो हैं दे आर गोइंग टू बी 3 प्रोजेक्ट, जिसमें से वैल्यू ऑफ ए, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए इज 100, बी इज 200 एंड सी इज 100. तो टोटल वैल्यू ऑफ एफ कितनी होगी? एफ की टोटल वैल्यू या फर्म की टोटल वैल्यू क्या होगी इफ वी ऐड दिस अप, एंड दैट्स गोना बी 500. और लेट्स से कि मैं कहता हूं इसके जो शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 100, तो हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे. वैल्यू पर शेयर कितनी हो जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी 5, यानी कि इसकी वैल्यू 5 होगी. लेकिन मेन चीज जो यू हैव टू कीप इन माइंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस के वैल्यू ऑफ फर्म या वैल्यू ऑफ फर्म्स इक्विटी किससे ड्राइव की जाती है थ्योरेटिकली. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इग्नोर्स द करंट लेवल ऑफ स्टॉक मार्केट एंड इंडस्ट्री. स्टॉक मार्केट में देखें डायनामिक्स टोटली डिफरेंट होंगे. बाद औक़ात कई शेयर्स जो कि आपके नज़दीक, फॉर एग्जांपल इस फर्म की वैल्यू, फर्म एफ की वैल्यू हमने डिटरमिन की है कि 5 है, लेकिन किसी वजह से इट माइट बी ओवर वैल्यू. अगर ओवर वैल्यू होगी तो इसकी शेयर प्राइस 7 चल रही होगी, और एट द सेम टाइम
अंडर वैल्यू होगी तो इसकी शेयर प्राइस वुड बी 3। यानी कि एग्जैक्ट डिपिक्शन नहीं होती, लेकिन स्टिल हम एक आर्गुमेंट लेते हैं कि दैट इज योर शेयर प्राइस इज आर फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन होगी उसकी बेसिस पे होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में कुछ बाद औक़ात परसेप्शन ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, या लोगों की परसेप्शन के साथ साथ हो सकता है कि लोगों की कई लोग ऐसे हों या इन्वेस्टर ऐसे हों जिन्होंने हाई होप्स इससे पिन की हों कि फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद होगा, और कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से इसकी वैल्यू में कोई डिस्टॉर्शन आ जाए, यानी कि वो अंडर वैल्यू होगी या ओवर वैल्यू होगी। लेकिन इसमें यह है कि इफ यू गो टू द थर्ड पॉइंट, appropriate for comparing investment across different asset classes, different asset classes की investment वगैरह को compare आप कर सकते हैं relative valuation methods के थ्रू। लेकिन in long run fundamental is correct way of value any asset, यानी कि fundamental valuation जो होगी वो ज़्यादा important होगी long run। लेकिन capital weighting की हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम एनुअली हम इसे रीवैल्यू करेंगे, या हमने एनुअली अपने एस्टिमेट्स वगैरह को रिवाइज करते जाएंगे। इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दी गई है। दैट वाज, ये जो प्रीवियस स्लाइड हमने देखी है दैट वाज फॉर रिलेटिव एंड फंडामेंटल। फंडामेंटल के हिसाब से देखी, नाउ वी आर गोना कम टू रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव वैल्यूएशन में क्या होगा, फंडामेंटल में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, आप उस इंफॉर्मेशन को लेंगे और उसकी बेसिस पे ये सारे मेथड वगैरह अप्लाई करेंगे या फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और शेयर प्राइस को डिटरमिन कर लेंगे। लेकिन रिलेटिव में क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है या आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, देन हाउ डू यू ड्राइव वैल्यू ऑफ फर्म। उसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आई हैव गॉट टू फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी। ये दोनों एक ही जैसी फर्म है इन द सेंस के मैं कह देता हूं कि दे बोथ आर ऑपरेटिंग इन एजुकेशन सेक्टर में, दोनों ऑपरेट कर रही हैं, यानी कि दोनों एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। फर्म ए की आपके पास सारी फाइनेंशियल हैं, फर्म ए की आपके पास सारी फाइनेंशियल डिटेल्स है, जबकि फर्म बी की आपके पास वेरी फ्यू, आई वुड से वेरी फ्यू, यानी बहुत कम आपके पास इंफॉर्मेशन है, यानी एग्जैक्ट या 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन दैट सेंस अगर ये दोनों एक जैसी फर्म्स हैं तो हम फर्म ए को यूज करते हुए फर्म बी की भी वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं या एटलीस्ट एस्टिमेट कर सकेंगे। कैसे, लेटर ऑन इन दिस लेक्चर इंशाल्लाह वी आर गोना स्टडी दैट। Extremely popular with press, CNBS, स्टॉक ब्रोकर्स, इन लोगों के साथ बहुत पॉपुलर थी। उसकी वजह ये होती है कि दे आर एबल टू ड्राइव द वैल्यू, और ज़्यादातर जो आपको प्रेस वगैरह में वैल्यूएशन मिलेगी कि इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए या इट शुड गो अप, स्टॉक एनालिसिस वगैरह या एनालिस्ट होंगे, दे आर गोना यूज रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड। यूज टू देखें, एक स्टॉक से आपको लेते हुए या कुछ स्टॉक्स की एवरेज लेके आप दूसरे स्टॉक्स की वैल्यू इसमें निकालते हैं या ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि आप एक सेक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल ये जो हमने एग्जांपल ली थी, लेट्स टेक इट लिटिल बिट फर्दर, इसे थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में फर्म ए और बी काम कर रही थी, लेकिन एक फर्म सी है जो कि मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्शन में है। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रही है, तो आप ए और बी की वैल्यू लेते हुए या ए और बी को सी से कंपेयर नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह क्या है कि इसके फंडामेंटल टोटली डिफरेंट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपको ये नहीं बता सकेगी कि यार ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यू है, लेकिन दैट वुड गिव यू अ क्वाइट गुड एस्टिमेट्स। सम पीपल एग्री विद इट, सम माइट से कि यार रिलेटिव है, क्योंकि इस वजह से यू कैन नॉट से कि यार 100% फॉर श्योर श्योरिटी से ये बात नहीं कर सकेंगे कि ओवर वैल्यू होनी चाहिए या अंडर वैल्यू है। जहां तक है कि ये आपको क्या बता देगी, दिस इज द मेजर पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने एजुकेशन सेक्टर में
कोई स्टॉक्स परचेज करने हैं तो किस कंपनी के परचेज कर सकें या करने चाहिए। यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देखें, अगर आप जनरली स्पीकिंग आपको एक रजिस्टर्ड फर्म की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स आपको अवेलेबल होती हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि दे आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स एनुअली या सेमी एनुअली वगैरह, वो अपने अकाउंट्स को क्या करेंगी, पब्लिश करेंगी, जहां से आपको सारी फाइनेंशियल डिटेल्स मिल जाएंगी। और वो फाइनेंशियल डिटेल्स दे आर रिलायबल इन अ सेंस क्योंकि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। तो ऑडिटर ने भी उसे इंडिपेंडेंटली चेक किया होगा, इस वजह से यू कैन नॉट से कि यार इसमें कोई एम्बिगिटी होगी। अगर उसमें लिखा है लेट्स सपोज के एसेट्स आर ऑफ 1 मिलियन, तो देयर आर फेयर चांसेस मोर देन 99% आप श्योरिटी से कह सकते हैं वाकई में इसके एसेट्स 99 मिलियन के ही होंगे या 100 मिलियन, वट एवर द बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट सेज। और जहां तक बात है आईपीओ क्या चीज होती है, आईपीओ जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज दैट इज योर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से क्या मुराद होती है कि फर्म ने पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए हैं। अगर वो पहली बार फ्लोट कर रही है तो उसमें क्या होगा, यू वुड नॉट हैव इंफॉर्मेशन। ये लाजमी नहीं है कि आपके पास प्रीवियस पब्लिश्ड अकाउंट्स हों, और अगर अकाउंट्स हैं भी तो आप ये काम नहीं कर सकते कि यार उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। वैल्यूएशन डिटरमिन करना बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एसेट क्लासेस को आप दूसरे या उस फर्म को उसी सेक्टर की दूसरी फर्म से रिलेट करेंगे या उनसे कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि इसकी प्राइस जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की वो ठीक है या नहीं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी फर्म, मैं कहता हूँ ABC, ये पहली बार लॉन्च किए, इसने आईपीओ लॉन्च किए आप, और ये कहते हैं कि जी इसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में एक शेयर की प्राइस जो इन्होंने रखी वो 25 है। हाउ वुड यू नो कि यार ये प्राइस ठीक है या नहीं, शुड यू बाय इट और नॉट। इसके लिए आप क्या करेंगे, यू कंपेयर इट विद सम अदर फर्म। मैं कहता हूँ एग्जिस्टिंग फर्म है DEF और GHI, ये दो फर्म है। आप इन दोनों से कंपेयर करेंगे, इन दोनों से के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, एसेट्स वगैरह को कंपेयर करके कोशिश करेंगे कि ये डिटरमिन करें कि इसकी शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए। इसमें देखें एक आपके पास एक छोटा सा सिनेरियो दिया है, पिकिंग सम फेयरली प्राइस स्टॉक होल्डिंग देम सेवरल इयर्स, व्हिच वैल्यूएशन अप्रोच शुड यू यूज। देखें क्योंकि आपके पास काफी देर के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए आप बात कर रहे हैं, होल्ड करना है, यू आर नॉट गोना सेल इट, तो इसमें कौन सी अप्रोच आप यूज करेंगे, फंडामेंटल। और इसमें देखें अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो आपको कौन सी, क्योंकि ये क्या है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो आपने कौन सी यूज करनी है, हमेशा फंडामेंटल एंड। और शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगी, यू कैन ऑलवेज यूज रिलेटिव टेक्निक्स या रिलेटिव। और इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म, इफ यू आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आप कौन सी यूज करेंगे, यू नॉट गोना यूज फंडामेंटल, यू आर गोना यूज रिलेटिव। रिलेटिव उसको देखेंगे या रिलेटिव मेजर्स को देखेंगे। नाउ वी कम टू नो कि यार इसमें कैपिटल बजटिंग में इसका क्या पार्ट है या व्हाट इज व्हाई वैल्यूएशन मल्टीपल्स हम क्यों यूज करें। यार हमने तो कैपिटल बजट बनाना है और उसके लिए क्या है, हमने कहा IRR NPV वगैरह से हम प्रोजेक्ट्स को वो करेंगे, तो उसके लिए यू गॉट टू नो। इसमें देखें ये आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें देखें क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, देन मार्केट वैल्यू फॉर फर्म वैल्यू किस पे है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट, एंड व्हाट आर यू पेइंग फॉर, मेजर क्वेश्चन इज व्हाट आर यू पेइंग फॉर योर एसेट्स। ये क्या है कि आपके रिसोर्सेज हैं, एंड द सेकंड वन इज आपके क्या है, ये आपने रिसोर्सेज जो इन्वेस्ट किए हैं, और ये क्या है, रिटर्न्स। यार देखें ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि यार आप लोग कैपिटल बजटिंग में मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, यू गॉट टू नो इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म
या मेजर ऑब्जेक्टिव कैपिटल बजटिंग का हमने क्या कहा था? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। आपने इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है या आपने ये देखना कि हम किधर किधर कितना पैसा लगाएं जिससे शेयर होल्डर्स जो हैं उनकी वैल्यू या वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। और उसके लिए आपने क्या करना है, यू गॉट टू नो कि यार पैसा कितना लग रहा है, रिटर्न कितना आ रहा है, किधर हमने पैसा लगाना है, किस तरह लगाना है, उसकी टेक्निक्स हमने देखी थी। और उसमें से एक टेक्निक ये भी है कि वी यूज इट सिंपली बिकॉज दैट गिव्स अस एन आइडिया। और आइडिया क्या देता है, जैसे रिसोर्सेज आपने कितने लगाए हैं और रिटर्न कितना है, डज इट कन्फर्म विद फर्म ऑब्जेक्टिव। ये ना हो कि आपने रिसोर्सेज लगा दिए ये हैं 1 बिलियन के और रिटर्न जो आ रहा है आप कहते हैं जी हमें तो 4% रिटर्न आ रहा है। सम पीपल माइट बी हैप्पी कि यार हमारी ग्रोथ हो रही है, 4% रिटर्न आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम दे में भी रिस्क फ्री रेट कंट्री में हो सकता है कि 8% हो। इसका क्या मतलब है कि आप रिस्क भी ले रहे हैं फिर भी आपके रिटर्न आते हैं एज कम्पेयर टू रिस्क फ्री रेट, यानी कि आप उसी पैसे को या एसेट्स को रिस्क फ्री रेट पे रखेंगे तो आपके रिटर्न्स डबल हो जाएंगे। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कैपिटल बजटिंग या बजटिंग वगैरह, और ये सारी की टेक्निक क्या होगी, धरी की धरी रह जाएंगी और एक किस्म का आप मेजर ऑब्जेक्टिव जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ आप उसमें नाकाम हो जाएंगे। इसमें देखें इफ यू कम टू दिस, इसमें कौन कौन सी हो सकती है, रिलेटिव वैल्यूएशन में कौन कौन सी चीजों को आप ले सकते हैं, दैट इज सबसे पहले कैश फ्लोज है, बुक वैल्यू है, रेवेन्यूज है और अर्निंग्स है। मल्टीपल अर्निंग मल्टीपल में कौन कौन सी चीज होंगी, अर्निंग से रिलेटेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, देन वैल्यू बाय EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, देन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट for depreciation, interest, taxation and amortization, value by cash flow, enterprise value by earning before depreciation, interest, taxation and amortization. Book multiples में कौन सी होगी, price book value, price by book value है, then you got revenues, revenues में देखें prices, share की prices है by sale, enterprise value by सेल्स एंड सो ऑन। इसमें ये लास्ट पॉइंट में देखा इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें देखें डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल प्राइस बाय किलोवाट पर आवर है, देन यू गॉट स्टील इंडस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो उसमें क्या है, प्राइस बाय टन ऑफ स्टील है, प्राइस पर क्लिक किस इंडस्ट्री के लिए बेहतर या सूटेबल होगा, दैट इज गोइंग टू बी इंटरनेट बेस्ड, यानी कि ये कौन सी होगी, जैसे गूगल, याहू एक्सेट्रा के लिए। प्राइस पर लेबर आवर, कोई भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी या जिसमें लेबर की आपकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होनी है। मल्टीपल, एक आपको एग्जांपल दी हुई है मल्टीपल्स एंड लिटिल अलजेब्रा। इसमें देखें हाउस प्राइसेस की आपको दिया हुआ है एक एग्जांपल। इसमें देखें हाउस A B C D एंड E तक जा रहे हैं। इन्हें क्या है कि आपके पास एक तो प्राइस है एंड देन यू गॉट हाउस की प्राइसेस ज्यादातर किस पे डिपेंड करेगी, एरिया पे। तो आपने क्या किया, सिंपली यू डिवाइडेड this with this and you came up with these figures। इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि हाउस A की, B की, C एंड D इन सारों की आप वो की। अब इनकी एवरेज लेनी है, यू सिंपली ऐड दिस अप। हमने किया है 64 और आई वुड रादर से फॉर सिंप्लीफिकेशन A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ फिगर्स हैं, ये कितने टोटल है, 1 2 3 4 एंड 5। इनकी टोटल वैल्यू, इन सारों की वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड किया 5 से, तो हमारे पास क्या आ गई, एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फुट आ गई है। यानी कि 1 स्क्वायर फुट
इस एरिया में जो घर है उसकी क्या वैल्यू चल रही है या औसत कीमत क्या है। अगर आप कहते हैं कि एक हाउस हमने जो लेना है, एक घर लेना है 1650 स्क्वायर फुट का, तो उसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए? वी सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ ये जो एवरेज हमने प्राइसेस ली हैं, इससे एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वुड गेट द आंसर दैट इज $1,08,092, यानी कि $1,08,000 का आपको ये घर पड़ेगा। देखें इसमें इसी चीज को यू सब्स्टिट्यूट इट सिंपली, प्राइसेस को यहीं पे रहने दे, हाउसेस की जगह आप स्टॉक्स अगर मैं कर देता हूं, और एक स्टॉक है लेट्स से कि ए स्टॉक की प्राइस जो है वो मैं चेंज करता जाता हूं कि इसकी प्राइस क्या होगी, और इसका एरिया के बजाय मैं कह देता हूं इसके प्रॉफिट्स क्या आएंगे, या कोई और मल्टीपल यूज कर लेता हूं। जस्ट चेंज द एग्जांपल, थोड़ा सी आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो यू वुड गेट द आइडिया। बेसिक थीम इज कि आपने क्या करना है, सिंपली इन सारों की एवरेज लेके यू हैव टू कैलकुलेट कि कितनी वो होनी चाहिए प्राइस, या एवरेज प्राइस कितनी कैलकुलेट होगी। इसमें देखें, लेकिन इसे यूज करने के लिए यू नीड टू हैव सम प्री रिक्विजिट नॉलेज, या थोड़ी सी स्किल आपको चाहिए। व्हाट फंडामेंटल्स दैट डिटरमिन मल्टीपल, कौन कौन से फंडामेंटल होंगे जो मल्टीपल्स को डिटरमिन करेंगे। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस उसमें हमने देखा था, इफ यू कम टू दिस प्राइस पर टन ऑफ स्टील, इसकी अगर आप बात करते हैं तो ये क्या होगी, प्राइस पर टन ऑफ स्टील। स्टील इंडस्ट्री में तो बहुत यूजफुल होगी, लेकिन लेट्स से एजुकेशन इंडस्ट्री में दैट माइट बी टोटली इररिलेवेंट। और इसके अलावा अगर आप सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं जैसे आपके न्यूज चैनल वगैरह, उसमें प्राइस ऑफ स्टील का कोई ताल्लुक नहीं होगा। You know how changes in fundamental have changes on the multiple, या फंडामेंटल्स में अगर कोई चेंज होगी मल्टीपल्स पे क्या चेंज होगी। इसी प्राइस ऑफ स्टील को मैं लेके जाता हूं, मैं अज्यूम करता हूं प्राइस ऑफ स्टील पर टन को मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट इज 10,000 आपके पास प्राइस पर टन है, और इस पे गवर्नमेंट क्या कर देती है, गवर्नमेंट लेट्स से कि VAT लगा देती है, या वैल्यू एडेड टैक्स और GST गवर्नमेंट लगा देती है कि जितना भी होगा प्राइस ऑफ स्टील है उस पर हम कितना 20% हमें GST लगाएंगे। तो अब प्राइस ऑफ स्टील किधर चली जाएगी, इट्स गोना गो अप बाय 20%, यानी कि न्यू प्राइस कितनी होगी विद टैक्स, दैट इज गोइंग टू बी 12,000। और इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज की वजह से आपका क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आएगा, यानी कंजम्पशन में कंजम्पशन नीचे आ सकती है, या इट कैन कम डाउन। और इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हो जाती है, या गवर्नमेंट लेबर के रिलेटेड एडिशनल वो लगा देती है कि आपने इससे कम वेजेस नहीं देनी, तो ऑल ऑफ दीज आर गोना इफेक्ट द प्राइस ऑफ स्टील। और प्राइस ऑफ स्टील पे अगर फर्क पड़ेगा, अप होती है, तो दैट वुड मीन कंजम्पशन वगैरह आपकी कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स वगैरह क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट्स या अर्निंग्स भी डाउन चली जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी शेयर प्राइस वगैरह पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके एक और क्या होगा, पीपल में फाइंड सब्स्टिट्यूट, यानी कि लोग रादर देन बाइंग लोकल स्टील या स्टील आपसे लेने के बजाय क्या करेंगे, इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, या ट्राई टू फाइंड द अदर वे अराउंड, जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री पे बहुत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज एंड नॉमिनेटर रिप्रेजेंट क्लेम्स टू द सेम ग्रुप, यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या कर रहे हैं, क्लेम्स टू सेम ग्रुप से मुराद क्या होगी कि दे बिलोंग टू सेम, जो भी आपने फंडामेंटल के लिए, if you look at this
स्लाइड, इसमें क्या होगा, दिस ऑल ऑफ दिस, ये जो डिनोमिनेटर है आपका जी, जो ब्रैकेट से या लाइन से ऊपर की फिगर है, और नीचे वाली ये क्या होगी, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि स्टील से ही रिलेटेड आपने सारे लिए या एक ही इंडस्ट्रियल उससे सेक्टर से लिए गए हैं। इसमें देखें प्राइस टू अर्निंग, प्राइस इक्विटी होल्डर, इससे क्या मुराद है, देखें अगर ठीक है ये चीजें ठीक है, फिर चेक्स आउट प्राइस टू अर्निंग और प्राइस को आपने कंपेयर किया, ये क्या होगा, इक्विटी होल्डर्स के लिए क्या होगी, अर्निंग पर शेयर इंपॉर्टेंट है, और अर्निंग पर शेयर क्या होती है बेसिकली कि कितने आपने पेमेंट की है या आपको कितने डिविडेंड वगैरह मिल रहे हैं एक शेयर पे। फॉर एग्जांपल आपका 10 रुपए का शेयर लिया, उस पर एक डिविडेंड मिल रहा है, तो अर्निंग पर शेयर क्या होगी, 0.10 होगी। और सबसे एक जो लास्ट पॉइंट बट यू गॉट टू रिमेंबर, हमेशा यू हैव टू कीप इन माइंड इज फर्म्स आर कंपेरेबल। जो फर्म्स आपको दी गई हैं या आपने जो फर्म्स ली हैं वो कंपेरेबल हों। इसमें एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ टाइम पीपल मैस अप इज, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान स्टील को आप कंपेयर करें सम, जिसके एसेट्स की जो वैल्यू है या एसेट्स हैं देयर वर्थ, सपोज कर लेता हूं 1000 बिलियन, 1000 अरब के उसके एसेट्स हैं, यू आर कंपेयरिंग इट विद, मैं कहता हूं XYZ स्टील, जिसके टोटल एसेट्स की तादाद जो है 100 मिलियन है, या टोटल एसेट की वर्थ 1 मिलियन है, सॉरी 100 मिलियन है। इन दिस केस आर दे कंपेरेबल, ऑल्दो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, सेम सेक्टर में है, लेकिन दे आर नॉट कंपेरेबल सिंपली बिकॉज ऑफ द साइज। साइज इन दोनों का बहुत डिफरेंट है। दिस फर्म यू कैन कंपेयर इट टू सम फर्म जिसके एसेट्स लेट्स से इज समथिंग लाइक 900 बिलियन, इन दो को कंपेयर किया जा सकता है, बट यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू विद दिस फर्म विच इज नोन एज, या जिसे हमने XYZ स्टील के नाम से अज्यूम किया था, या उसका नाम जो अज्यूम किया था दैट वाज XYZ स्टील। यू कैन नॉट कंपेयर देम सिंपली बिकॉज एसेट क्लासेस और उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। वैल्यूएशन वगैरह आप बेशक करना चाहे, लेकिन यू कैन नॉट यूज दिस वैल्यूएशन या इसकी वैल्यूएशंस को या इसके मल्टीपल्स को लेके इसे आप कंपेयर नहीं करेंगे। दैट वुड बी लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। आप सेब को सेब से ही कंपेयर करेंगे, लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर इट, या माल्टे अकेले से उसे अगर कंपेयर करेंगे दैट वुड बी रियली ऑड, और उसका कोई बेमकसद सी एक्सरसाइज होगी वो। सबसे पहले उस पर जो आते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, लाइक वी सॉ हियर, नाउ वी आर गोना एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज, इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें देखें मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितनी है और अर्निंग कितनी है। अर्निंग इन फॉर्म ऑफ क्या होगी, इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स होगी। डिफरेंट वेरिएशन है, काफी ज्यादा आपको इसमें वेरिएशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि पूरी दुनिया में एक ही फार्मूला चलेगा, सिंपली बिकॉज ये रेशियोज हैं और हर बंदे की या हर एनालिस्ट की या हर स्कूल ऑफ थॉट की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी। दे आर बेस्ड ऑन हाउ प्राइस एंड अर्निंग आर डिफाइंड। किस तरह डिफाइन की गई, प्राइस क्या होगी, करंट प्राइस आप लेते हैं शेयर की, या एवरेज प्राइस फॉर द ईयर। देखिए करंट प्राइस लेंगे, करंट प्राइस फॉर एग्जांपल आज मैं कहता हूं कि लेट्स से एंग्रो फूड्स की मैं ले लेता हूं, अज्यूम करता हूं कि आज उसकी जो करंट प्राइस है दैट इज 165, जबकि उसकी एवरेज प्राइस क्या रही है ओवर द ईयर, पिछले साल में या पिछले एक साल में दैट वाज 150। अब दोनों में से कौन सी ली जाएगी। करंट प्राइस अगर आप लेते हैं उसमें ये नोशन जो हम लेते हैं कि प्राइसेस आर फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइसेस आर फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि करंट जो आपकी शेयर प्राइस है दैट रिफ्लेक्ट्स
ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑल ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें उसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया, तब हम इस प्राइस पे पहुंचे हैं जो कि 165 है। लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम यह हो जाती है कि मार्केट्स में दे आर नॉट 100% एफिशिएंट, या एफिशिएंसी इतनी हाई नहीं होती। समटाइम ये होता है स्पेकुलेशन वगैरह की वजह से, स्पेकुलेशन की वजह से प्राइसेस एकदम से अप हो जाएंगी या डाउन हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वी वुड प्रेफर कि हम एवरेज शेयर प्राइसेस ले लें। अर्निंग्स की भी यही बात आती है, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग लेनी है, मोस्ट ऑफ टाइम दैट इज रियली गुड। एक साल की या करंट अर्निंग लेनी है, सिंपली बिकॉज हिस्ट्री में जो भी हुआ वो इट्स पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, उसका लेट्स से कि फर्म से कोई ताल्लुक, फर्म की अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है, या जो भी था दैट हैज ऑलरेडी बीन रिफ्लेक्टेड। इसी नोशन को अगर आप लेके चलें तो उसके शेयर प्राइसेस वगैरह में उसका इम्पैक्ट आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, समटाइम्स इट सो हैपेंस के लेट्स से कि एक फर्म है जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अर्निंग हो गई है, उसकी एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि फर्म है कॉटन, एक फर्म मैं ले लेता हूं कॉटन ग्रोवर, उसका नाम दे देता हूं, और मैं ये कहता हूं कि एवरेज प्राइस ऑफ कॉटन, एवरेज प्राइस जो थी कॉटन की, ये क्योंकि मैं यूं ये करता हूँ कॉटन एक्सपोर्ट करते, दैट वाज 1000 पर बेल, यानी एक बेल जो थी कॉटन की 1000 की ऑन एवरेज बिकती थी, जिसपे से ये इनका प्रॉफिट मार्जिन वाज 10% इनका प्रॉफिट ये इस पे कमाते थे, यानी पर बेल दे अर्नड 100 रुपीज अर्निंग करते थे। लेकिन किसी वजह से इस साल दुनिया में, पूरी दुनिया में कॉटन की क्रॉप बहुत कम हुई, जिसकी वजह से कॉटन की प्राइस जो थी इट वेंट अप, और ये जो एवरेज प्राइस से हट के ये अब करंट जो प्राइस चल रही थी दैट वाज 2000 पर बेल होगी। क्यों? दुनिया में कॉटन शॉर्ट हो गई थी। तो अब इनका प्रॉफिट कितना होगा, मार्जिन सेम रहेगा, अब इनका प्रॉफिट कितना चला जाएगा, दैट इज गोइंग टू गो अप टू 200 पर बेल। इसमें क्या होगा, इस तरह की अगर आपको सिचुएशन मिले तो उसमें क्या होगा, दैट वुड बी टेम्परेरी, ये नहीं होगा सारी उम्र के लिए या इन लॉन्ग रन इट्स गोना रिमेन। दुनिया के हालात यही रहेंगे, दुनिया में कॉटन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी ये कॉटन ग्रोअर जो है ये हर साल इतना प्रॉफिट कमाएगी। क्या होगा, थोड़े अरसे में उसका प्रॉफिट, या नेक्स्ट ईयर जब कॉटन प्रोडक्शन नॉर्मल होगी तो इसका प्रॉफिट दोबारा 100 पे आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि ट्रेलिंग 12 मंथ या फोरकास्टेड ईपीएम, या हम क्या करेंगे कि इसकी कोई एवरेज ले लेंगे, पिछले 2-3 सालों की या 12 मंथ की एवरेज लेंगे प्राइस टू अर्निंग। लेकिन जब ये इम्पैक्ट होगा, जब आपको पता लगेगा शेयर होल्डर्स को कि या मार्केट में पता लगेगा कि उसका पर बेल प्रॉफिट जो है दैट हैज गॉन अप, क्योंकि उसने अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट इशू की 3 महीने के बाद जो इशू करती है फर्म, तो उसमें पता लगा जी इनका प्रॉफिट से डबल होंगे, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस एकदम से अप हो जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस 12 मंथ की, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एवरेज ले लें फ्यू ईयर्स की, जैसे 3 ईयर्स एक्सेट्रा, या आप क्या करें, फोरकास्टेड भी आप ले सकते हैं। लेकिन फोरकास्टेड वंस अगेन एस्टिमेट्स वगैरह का थोड़ा सा इशू आ जाता है, लेकिन स्टिल इफ यू वांट आप देखते हैं कि बहुत स्टेबल है। कोई फर्म्स ऐसी हैं जिनकी अर्निंग्स बहुत स्टेबल है, देन यू कैन टेक कि आप फ्यूचर की उसकी भी ले सकते हैं, या फॉरवर्ड जो फ्यूचर में होगी आपने एनालाइज करना है या एक्सपेक्ट करें, आप उसकी बेसिस पे ले सकते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड करेंगे, टू अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल स्टार्ट विद बेसिक इक्विटी, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज वगैरह की अगर आप बात करें, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, दैट इज डिविडेंड इन टाइम पीरियड 1 आर माइनस जी। जी क्या आपकी ग्रोथ रेट, आर क्या होगा, आर इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जिसमें हम इसे कहते हैं दैट इज इक्वल टू WACC। एंड व्हाट डू यू डू, सिंपली आप इसे क्या करेंगे,
डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अर्निंग पर शेयर से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो रही है, पे आउट रेशियो क्या है इंटू 1+G, पे आउट रेशियो इंटू 1+G क्यों हो जाएगी, सिंपल सी बात है कि फर्म की पे आउट रेशियो लेट से के 60 और 40 है, तो इसका क्या मतलब है, फर्म की अर्निंग्स जो हैं 100 है, तो इसका क्या मतलब है 60 वो क्या करती है, रिटेन करती है, और ये क्या करती है 40% पे आउट कर देती है। तो इसकी एक्चुअल में अर्निंग्स कितनी होंगी, दे आर ओनली गोइंग टू बी 60, क्योंकि 40 जो होगा दैट इज गोइंग टू बी पेड आउट ये शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब, फर्म के पास पैसा दाया हो जाएगा। नाउ इफ वी मूव ऑनवर्ड, होल्डिंग ऑल एल्स इक्वल, यानी कि इसका क्या अजम्पशन है, इसका क्या एप्लीकेशन है कि एवरीथिंग सिंपल वर्ड्स में रिमेन्स एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, हायर ग्रोथ फर्म विल हैव हायर पीई, जो जितनी जल्दी फर्म ग्रो करेगी उतनी उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी उतनी ज्यादा होगी। हाई रिस्क फर्म, अगर हाई रिस्क की अगर बात करते हैं, विल हैव हायर रिस्क फर्म जो होगी जिनका रिस्क बहुत ज्यादा हाई होगा या एसोसिएट होगा रिस्क फैक्टर उनका, उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो लोअर होगी। उसकी वजह क्या, फ्लक्चुएशन आती रहेंगी। फर्म्स विद लोअर री इन्वेस्टमेंट नीड्स विल हैव हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसकी वजह क्या होती है यार कि अगर आप री इन्वेस्ट करते हो तो व्हेन यू री इन्वेस्ट यू गॉट टू रियलाइज बेसिक फंडामेंटल है कि यार अगर आप री इन्वेस्टमेंट करते हो तो री इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी क्या रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, दे आर गोना गेट स्टक। उसकी एग्जांपल ये होती है कि लेट्स से कि आपने किसी उसमें री इन्वेस्ट किया है किसी प्रोजेक्ट में, तो एकदम से आपको रिटर्न्स नहीं आती, इट टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपके इनिशियली एक्सपेंसेस होते हैं। जो प्रीवियस एनपीवी वगैरह की कैलकुलेशन में भी हमने देखा था कि पहले क्या होता है, पहले साल में कोई रिटर्न नहीं होते, मोस्ट ऑफ टाइम पीरियड टी जीरो जो था या ईयर 1 जीरो जो था उसके अंदर आपकी सिर्फ आउटफ्लोज होते थे, इनफ्लोज आपको ईयर 1 2 3 एंड सो ऑन फ्यूचर में जाके आपको मिलते थे। इसके बाद इफ यू कम डाउन टू द लास्ट पॉइंट दैट इज yes that is the most important part कि यार अदर थिंग्स दे डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। इससे एक बात क्या है कि ग्रोथ रेट आपकी कांस्टेंट रहेगी, अदर थिंग्स से मैं लेट मी इलैबोरेट इट कि क्या कुछ होता है। ग्रोथ रेट आपके कांस्टेंट रहेगा, आपकी पे आउट रेशियो कांस्टेंट रहेगी, इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह सारी कांस्टेंट रहेंगी, तब ये मॉडल वगैरह अप्लाई होता है। इसमें देखिए ग्राफ टू बी रेशियो एक आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इट्स मूविंग अप एंड डाउन, काफी ज्यादा इसमें क्या है, इसे देखें तो इसके कोई पैटर्न खास नहीं बन रहा, इट्स मूविंग लाइक कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है। 1975 से लेके कब तक है, 2005 तक है, यानी 20 साल का आपके पास एक किस्म का आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो दी गई है, जिसमें देखें पी एवरेज जो है दैट इज गोइंग अप एंड डाउन, 100 से लेके किधर तक आ गई है, एट वन टाइम इट रीच पीक पे विच वाज 2000, इस पे ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीक हुई थी और कितनी थी, दैट वाज ओवर 150, और उसके जब बॉटम पे थी सबसे कम जो इसमें गई है दैट हैज बीन इन 1980 जो कि था लेस देन 50 से भी नीचे चलेगी। यानी कि दीज आर किस फ्लक्चुएशन होती है विद टाइम टू टाइम, एवरेजेस या अर्निंग पर शेयर वगैरह या प्राइस टू अर्निंग रेशियोज वगैरह ये सारी चेंज होती रहेंगी। नाउ इसमें ये देखें आपके पास एक क्वेश्चन आपको पोज किया गया, market strategists argue that stocks are overpriced. Today is too high relative to average price to earning across time. Do you agree?
क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यानी कि एनालिस्ट क्या कहते हैं या मार्केट के जो अपने आप को स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं, जो स्ट्रेटजी वगैरह फॉर्म करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि वो नाउ डेज या लेट्स से बिटवीन 2000 एंड 2005 इस एरिया के दौरान या इस 5 इयर्स के दौरान अगर आप देखें तो ये क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज या दे आर एट देयर हाईएस्ट, ऑलमोस्ट एट देयर हाईएस्ट। अब अगर वैसे भी देखें, इसकी एवरेज कैलकुलेट करें, दैट इट वुड बी रियली हाई एज कम्पेयर टू हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है यहाँ तक का अगर मैं टाइम लेता हूँ, इस दौरान देखें ऑल्दो ये नीचे आ रही है लेकिन ये स्टिल राउंड अबाउट ऑन एवरेज दैट वुड बी 100 प्लस में है ये 5 साल की। और प्रीवियस 15 सालों की क्या है, दैट इज लेस देन 100 ऑन एवरेज। 100 से नीचे नीचे ये समवेयर रीजन में देखेंगे, इसे अगर आप एवरेज करेंगे तो दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस। इस तरह की कोई लाइन आपको मिल जाएगी, यानी कि विच वुड बी समथिंग लाइक लेट्स से 78 के राउंड अबाउट बनती है। नाउ डू यू एग्री और नॉट? क्या ओवर प्राइस्ड है स्टॉक या नहीं है? यस और नो? जी मैं कहता हूं अगर ये जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूं तो इसके मैं क्या रीजन दूंगा, और अगर नहीं करता तो क्या रीजन दूंगा। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक्सप्लेन करेंगे, या व्हाट डज इट कम टू योर माइंड, या आपके ध्यान में क्या आता है? दिस इज वन थिंग कि आपने क्या करना प्रीवियस उससे जस्ट डिड्यूस इट, या जो भी आपके ध्यान में पॉइंट आते हैं। लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि विद पैसे आप एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विद पैसेज ऑफ टाइम कंपनीज डू ग्रो। स्टॉक मार्केट्स हमेशा स्टॉक मार्केट्स एंड कंपनीज दे ऑल ग्रो, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर से बेहतर होती जाती हैं। जैसे इसकी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ऑन एवरेज जो है जो ट्रेंड्स चलते हैं मार्केट में, दे वुड जो देखें मार्केट ट्रेंड्स जो होते हैं स्टॉक मार्केट में, दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस, हमेशा इंक्रीजिंग होंगे। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ईयर्स हैं, और यहाँ पे जो है दे आर गोइंग टू बी रिटर्न्स विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाएगा, आगे जाएंगे, तो आपके रिटर्न्स भी क्या होते जा रहे हैं, दे आर गोइंग अप, सिंपली बिकॉज इकोनॉमीज और कंपनीज वगैरह एक्सपैंड करती जाएंगी। देखें आपके पास एक क्वेश्चन पोस्ट किया गया है आपको, कि आप अगर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट पढ़े इन्फॉर्मेक्स की या किसी भी और उसकी, एनालिस्ट ये क्लेम कर रहा है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक कोई भी कंपनी है उसकी कितनी है 9.71 ऑन एवरेज, जबकि सेक्टर की कितनी है 35.51। कि ये कंपनी क्या है, अंडर वैल्यू है या अंडर वैल्यू होनी चाहिए या ओवर वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज अप टू यू। यस और नो? इट मे बी यस और इट मे बी नो। वाई यस क्यों होगी? क्योंकि देखें कि अंडर वैल्यू होगी, या लेट से के सॉरी इट्स ओवर वैल्यू अगर इसकी लेट से कि इसकी होती 37 होती और आपकी मार्केट की या दूसरे सेक्टर पूरे सेक्टर की 35 होती, तो लेकिन इस एवरेज शेयर प्राइस इस सेक्टर की होती, लेट से मैं कह देता हूँ कि एवरेज शेयर प्राइस वाज आल्सो, या मैं कह देता हूँ 100, जबकि इसकी जो शेयर प्राइस है दैट वाज 90, तब तो आप कह सकते थे अंडर वैल्यू है। लेकिन अगर इसकी लेट से कि 90 के बजाय 37 है शेयर अर्निंग पर शेयर और इसकी 150 प्राइस है, देन यू कैन से ये ओवर वैल्यू है। यानी शेयर प्राइस वगैरह के इंफॉर्मेशन के बगैर इट्स रियली हार्ड टू मेक द डिसीजन बना लेना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे हम आएंगे, ये सिंपल सी आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जो कि सॉल्व्ड एक्सरसाइज है। इसमें देखें, इसमें क्या है, आपके पास 4 स्टॉक्स है जिसमें आपने क्या किया है, इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियोज आपको दी गई हैं। दे आर सिमिलर, यानी कि काफी ये एक जैसे हैं,
या इनकी काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, या फर्म वगैरह की अगर आप देखें साइज, नेचर और एक ही सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं। तो एवरेज प्राइस आपकी कितनी बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 19 ये एवरेज प्राइस ऑफ शेयर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने क्या करना है, यू सिंपली एड देयर प्राइसेस, डिवाइड देम बाय नंबर ऑफ कंपनीज, और ये आपकी एवरेज प्राइस कितनी आ जाती है, दैट इज आवर फर्म हैव्स ईपीएस ऑफ $2.10। तो हमारी फर्म की कितनी होनी चाहिए, तो हमने क्या करना है, प्राइस फी डिवाइडेड बाय 2.25। एवरेज प्राइस हमने ली है, दैट इज 19.25 एंड वी हैव मल्टीप्लाइड इट विथ हमारी जो आ रही है, जो हमने ईपीएस ली है उससे हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, यानी हमारे फर्म की इक्विटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट वी हैव डिटरमिन्ड। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि सिंपल सी चीज है यार, कि जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी हमारी जो फर्म थी जिसकी हमने वर्क करनी थी, ये थी स्टॉक ई। स्टॉक ई थी, तो आप स्टॉक ई को इसमें कैलकुलेशन में ये एवरेज में इंक्लूड कभी भी नहीं करेंगे। अगर करेंगे दैट वुड डिस्टॉर्ट योर वैल्यू, यानी कि आप अपनी फर्म को अलग ही रखेंगे। इसमें देखें जो एक्चुअल में बनता था, दैट वाज P बाय 2.25 इज इक्वल टू 19.25। तो इसमें हमें क्योंकि प्राइस हमें मालूम नहीं थी, तो हमने इसे क्या किया, 19.25 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.25 से, एंड देन वी गॉट दी, हमें क्या मिल गया यहाँ पे, वी गॉट दिस आंसर, ये रिलेटिव आंसर हमें मिल गया। और एक और चीज है इसमें, दैट इज दिस नेगेटिव प्राइस टू अर्निंग रेशियोज जिस कंपनी की भी होंगी उसे आपने इंक्लूड नहीं करना, वरना क्या होगा, ये एवरेजेस को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। अगर आपके पास नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास 3-4 स्टॉक है, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट वाज -21, तो और इसके अलावा आपको कंपेरेबल नहीं मिल रहा था, तो यू रादर टेक इट आउट एंड स्टिक विथ दीज 3, इन 3 की एवरेज ले लें और इसे एक्सक्लूड कर देंगे। वैल्यू बाय कैश फ्लोस, वैल्यू बाय कैश फ्लोस क्या होगा, वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फर्म की वैल्यू, वैल्यू ऑफ फर्म इज ऑलवेज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय फ्री कैश फ्लोस फ्रॉम एसेट्स और फ्रॉम फाइनेंसिंग। इसमें देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियोज आर फॉर इक्विटी होल्डर। इक्विटी होल्डर्स के लिए क्यों होती है यार प्राइस टू अर्निंग, ये बेस किस पे करती है, दे आर बेस्ड अपॉन डिविडेंड्स, और डिविडेंड्स किसे मिलते हैं, सिर्फ शेयर होल्डर्स को, जिन्हें हम जनरली क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स को मिलते हैं। तो इस वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशियो डेट होल्डर्स वगैरह का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि कैश फ्लोस की अगर आप बात करें तो कैश फ्लोस पूरी कंपनी के लिए होंगे, ये डेट होल्डर्स, डेट प्लस इक्विटी दोनों पे अप्लाई होते हैं। या कैश फ्लोस डेट के और इक्विटी के मिला के हम वो करते हैं कि इन दोनों को एम्प्लॉय करने के बाद हमने कितना पैसा जनरेट किया या कैश कितना जनरेट किया। कैश फ्लो इज फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर कैपिटल, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर से पहले जो भी होगा वो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, या ऑपरेशंस के थ्रू हमारे आए हैं, जो कारोबार के थ्रू जनरली हम वो करेंगे। फ्री कैश फ्लोज क्या होता है, फ्री कैश फ्लोज वो होता है जिसे हम कमिट नहीं करते। फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसीलिए हम कहते हैं कि बिफोर ऑपरेशन बिफोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसीलिए हमने कहा है सिंपली बिकॉज ये क्या होंगे, जो आपके पास पैसा आया ऑपरेशन से जो कमाया है उसकी क्या होगी, कोई खास कमिटमेंट नहीं होगी, फर्म के पास वो पड़ा रहेगा। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, आपने कहा कि 1 मिलियन का हमने क्या बनाना है, लेट्स से मैं कहता हूं कि आपने 1 मिलियन की बिल्डिंग बनानी है और ये 2-3 सालों में बनानी है, तो हर साल आप 3-4 लाख इसमें इंक्लूड करते जाएंगे, कमिट कर देंगे।
इन यूएसए की अगर बात करें इन 99 मीन वैल्यू कितनी थी, दैट वाज 24। वैल्यू बाय फ्री कैश फ्लोस, इसमें देखें फ्री कैश फ्लोस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ग्रोथ से, ग्रोथ रेट है आपके पास, and then you got that, yes, that is the same weighted average cost of capital minus G. These are most of time available to you. Value of firm is equal to free cash flows before, ये देखें इसमें ये वही है, टोटल फर्म के कैश फ्लोस मल्टीप्लाई इट विथ 1 प्लस जी यानी कि ग्रोथ फैक्टर आपका कितना है, ग्रोथ रेट कितनी है, डिवाइड किससे करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ, इसे ग्रोथ से आपने इसे माइनस कर देना है। तो देयरफॉर फ्री कैश फ्लोस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कितनी है या आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने कर रहे हैं और ग्रोथ रेट आपके पास कितना जा रहा है। एग्जाम्पल इसमें आपको दी गई है जस्ट फॉर पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन। इंडस्ट्रियल एवरेज आपके पास कितनी है, दैट इज 20। फ्री कैश फ्लोज आपके पास कितने आ रहे हैं, $2500 के हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे आर 450। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 30,000। यूजिंग फ्री कैश फ्लोज देखें वैल्यू किस तरह करेंगे हम, फ्री कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय 20, देन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए हमने क्या किया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लोज इनटू 20। ये क्या हमने ले लिया, वैल्यू के लिए ले लिया माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं है, इसलिए हमने इसे अदर वे अराउंड थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए हैं। ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने इसे यहाँ पे ले गए। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आपके पास कितनी थी, दैट वाज 30,000। तो हमने इसे अब देखें तो प्राइस आपके पास कितनी आ जानी चाहिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। वही फार्मूला अलजेब्रिक या अलजेब्रिक के असूलों के तहत थोड़ी सी इसकी मैनिपुलेशन की है। देन वी गेट 2500 मल्टीप्लाई बाय 20 जो कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। फ्री कैश फ्लो से हमने डिटरमिन करना है, फ्री कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय इंडस्ट्री एवरेज, फैक्टर जो है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस किया, डेट वैल्यू ऑफ डेट यहाँ पे आपको दी हुई है 30,000 और डिवाइड किससे किया, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपके पास प्राइस कितनी आ जाती है 44.44। यानी कि इसका देखें कैपिटल बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग में या कैपिटल बजट बना रहे हैं उससे आपने ये भी डिटरमिन करना होता है हमेशा कि हमारी वैल्यू ऑफ फर्म किधर जा रही है, कितनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ये कितनी होनी चाहिए। वंस अगेन इसमें अल्टरनेट अगर आप देखना चाहते हैं इसका तो ये क्या है, अर्निंग्स बिफोर depreciation, interest, taxes and amortization. And EBIT, earning before interest and taxation. इसमें देखें इसका क्या आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम कितनी होती है हमेशा, दैट इज वंस अगेन पुरानी आपकी टैक्स शील्ड को आपने इंक्लूड किया है सिंपली बिकॉज टैक्स इंसेंटिव्स इससे डेट से रिलेटेड क्या होंगे, दे यू वुड ऑलवेज हैव टैक्स इंसेंटिव्स या इसे हम जो टैक्स शील्ड होती है, इंटरेस्ट कॉस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम। नाउ वैल्यू ऑफ फर्म किसके बराबर है, हमने पहले भी कहा था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय EBITDA। नाउ वी कम टू नो कैश वर्जन। नो कैश वर्जन में क्या है, हम जनरली अज्यूम ये करते हैं कि आपके पास डेट है 100,000 की
तो इसमें आपके पास कैश भी 100 दैट वुड बी इन फॉर्म ऑफ कैश, या आपने डेट रेज किया तो वो कैश की सूरत में होगी। लेट्स से कि अगर आपके पास कैश नहीं है, देखें डिनोमिनेटर में अगर आप कैश इसमें निकाल देते हैं, कहते हैं जी कैश के क्या जो भी है मार्केट वैल्यू या कैश वगैरह से तो आपको इनकम भी नहीं हो रही। इसमें देखें यही लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज आर नेटेड आउट ऑफ दी वैल्यू, यानी कि आप ये देखते हैं कि कैश कितना ज्यादा है या कैश का कोई इम्पैक्ट है या नहीं है, सिंपली बिकॉज कैश तो डेली ऑपरेशन में आपका कंज्यूम हो जाएगा, या फ्यूचर में भी हो जाएगा या अभी भी हो जाएगा। सो देयर इज नो पॉइंट इंक्लूडिंग कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी या कैश इक्विवेलेंट के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उन्हें हम नहीं इंक्लूड करते, या उन्हें अगर एक्सक्लूड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू टेक आउट उनसे रिलेटेड जो अगर कोई इनकम भी है। कैश से रिलेटेड जो इनकम हो सकती है मोस्ट ऑफ टाइम दैट इज गोइंग टू बी आपकी कैश से रिलेटेड इनकम इंटरेस्ट हो सकती है कि अगर आपने उसे बैंक में रखा हुआ है, और सिक्योरिटीज में क्या होगे डिविडेंड्स, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं रखते, शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, लिक्विड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज होती है इसलिए। और ये नो कैश वर्जन जो होता है इसे हम इंटरप्राइज वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। इंटरप्राइज वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम यहां से निकाल देते हैं। इसमें देखें मैनी कंपनीज हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश। देखें इसकी वजह क्या है, एक जो है कि अगर आपने अभी अभी आईपीओ लॉन्च किया है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास बहुत ज्यादा कैश होगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि कैश का मेन रीजन क्या है रखने का, वो ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आपने रखना है, आपने क्या करना है कि उसे शॉर्ट टर्म में ही यूटिलाइज करना है या ऑपरेशन में यूटिलाइज करके उसे खत्म कर देना है, या उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपके एसेट्स में एडिशन नहीं है। बेशक एसेट है लेकिन डेली ऑपरेशन के लिए होगा। और लेट्स से कि कोई कंपनी ऐसी जिसने अभी आईपीओ इश्यू किया तो उसके पास तो करोड़ों अरबों रुपए का कैश रिजर्व होगा, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज, सूनर और लेटर वो यूटिलाइज हो जाएगा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। इंटरप्राइज वैल्यू एक्सक्लूड कैश फ्रॉम, जैसे यह पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कैश प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कैश एसेट्स, ये इसका फार्मूला दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन कैश एसेट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस कैश। इसमें देखिए ये आपको एग्जांपल दी गई है, नेस्डैक में AWRE ने कोई एक कंपनी है जिसने आईपीओ लॉन्च किया था, जिसमें आईपीओ से जो उसे कैश मिला था दैट वाज 31.1 मिलियन, और उसके टोटल एसेट कितने थे, 40 मिलियन के थे, जिसमें 31.1 मिलियन क्या था आपका, तकरीबन 31 मिलियन उसमें कैश था और 9 मिलियन के दूसरे एसेट थे। अगर दूसरी वो देखी जाए, दूसरे जो प्रीवियस हमने फार्मूलाज लिए थे, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या होना चाहिए था, इसकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, दैट शुड हैव बीन 40 मिलियन। लेकिन एक्चुअल में क्या था, वही आर्ग्यूमेंट मैं लेके फॉरवर्ड करता हूँ या चलते हैं कि उसके पास कैश क्या है कि हम उसे एसेट के तौर पे इसलिए नहीं करते कि वो नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह के भी इश्यूज आ जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि हमने कहा कि वो यूटिलाइज हो जाएगा फ्यूचर में एज कम्पेयर टू अदर एसेट्स। तो इसमें डेट 0 थी। अब इंटरप्राइज वैल्यू से इसकी ज्यादा बेहतर वैल्यूएशन आ जाती है, दैट कम्स टू 9 मिलियन, और अदरवाइज ये कितनी होनी चाहिए, दैट वुड हैव बीन 40 मिलियन। जो नई फर्म्स होती हैं, यंग फर्म्स होती हैं, जैसे आईपीओ वगैरह उन्होंने अभी लॉन्च किया है, तो उसकी वजह से उनके पास कैश रिजर्व बहुत होते हैं, जिसकी वजह से उनके एसेट्स क्या हो जाते हैं, दे आर इन्फ्लेटेड, बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं। और ये क्या हो जाती है, वैल्यू डिस्टॉर्शन भी हो सकती है। और इस डिस्टॉर्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरप्राइज वैल्यू का फार्मूला या इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या इसे हम यूज करते हैं। रीजन इसके क्या है, multiples can be computed even for firms reported net losses। देखें बेशक फर्म ने रिपोर्ट किया हो नेट लॉसेस भी रिपोर्ट किए हो, लेकिन जो हम मैयर लेते हैं इसमें क्या होता है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन एंड अमोर्टाइजेशन, इन एक्सपेंसेस से पहले
देयर आर फेयर चांसेस कि फर्म की वैल्यू क्या होगी या फर्म प्रॉफिट में होगी। ऑपरेशन से उसके प्रॉफिट होगा, लेकिन लेटर ऑन एक्सपेंसेस से या ओवरहेड्स की वजह से वो लॉस में चली जाएगी। हाई ग्रोथ फर्म्स के लिए ज्यादा बेहतर मेजर है एज कम्पेयर टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसकी वजह ये होगी कि देयर माइट बी फर्म, कई फर्म्स ऐसी होंगी जो कि आपको डिविडेंड ही नहीं देंगी। फॉर एग्जांपल दे डिविडेंड नो डिविडेंड है। कौन कौन सी फर्म्स हैं इसमें? आपके पास गूगल है, सर फहरिस्त है, एप्पल, इन्होंने कभी डिविडेंड नहीं दिए, तो इस वजह से इनकी ये रेशियोज कैलकुलेट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डिफरेंट फाइनेंशियल लिवरेजेस क्या है कि फाइनेंशियल लिवरेज से मुराद क्या होती? डेट टू इक्विटी, कंपैरिजन ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो डिफरेंट होगी, तो उसमें आप कंपेयर करके देख सकते हैं इम्पैक्ट कि डेट और इक्विटी का क्या इम्पैक्ट है। नाउ वी कम टू वन ऑफ द लास्ट टॉपिक। ये क्या है कि प्राइस टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, इसका ये फार्मूला है। और इसमें क्या है, बुक वैल्यू के लिए अगर आप देखेंगे, इसकी डेरिवेशन अगर आप देखें, दैट इज प्राइस के लिए हमने क्या कहा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस या रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ। इसमें देखें रिटर्न ऑन इक्विटी की हमने बात की, तो ये क्या है कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। और इसमें हम रियलाइजिंग दैट डिविडेंड फंड किस पे बेस्ड होगा, अर्निंग पर शेयर जितनी भी है उसमें क्या होगा, ईपीएस में ऑलरेडी ग्रोथ रेट आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया होगा इनटू पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो कितनी है? फॉर एग्जांपल अर्निंग की अगर बात करते हैं, वही आर्गुमेंट है, 100 आपकी अर्निंग है और पे आउट रेशियो इज 60-40, यानी कि 40% आपने पे आउट करना है। दैट वुड बी 100 इंटू 0.4, आपकी ये 0.40 रह जाएगी। जस्ट नीड टू डेरिवेशन की बात है, तो इसमें अगर आप वो करेंगे बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू इज को मल्टीप्लाई करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न ऑन इक्विटी को वंस अगेन पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने दिया है। किस वजह से मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 1+G। 1+G क्या है कि आपकी ग्रोथ रेट को भी तो आपने इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये देन दैट वुड बी कि R-G द सेम वन, सेम फिगर को हम ले जाएंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का वेटेड, वो हम लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या K के बराबर, माइनस G ग्रोथ रेट के कितना है उससे हम लेस करते हैं। और अगर इसमें से हम इसे चेंज करें बुक वैल्यू, क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम नीचे ले जाते हैं प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बुक, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय पे आउट रेशियो इंटू 1+G या 1+ ग्रोथ रेट। और इफ द रिटर्न इन बेस्ड ऑन नेक्स्ट पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय पे आउट रेशियो एंड डिनोमिनेटर वुड रिमेन दी सेम। नेक्स्ट उसकी है, इस वजह से हम इसे एक्सक्लूड कर देंगे। और जहां तक है प्राइस सेल्स रेशियो की अगर बात करें, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यूज। ऑल्दो इट इज वेरी गुड एंड पॉपुलर, इसमें देखें टोटल सेल्स वैल्यू या रेवेन्यूज की अगर बात करते हैं, दे आर इजीली यू कैन इजीली फाइंड देम। सबसे टॉप पे आपको दिया होगा इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, नाउ डेज इट्स गोइंग टू बी इनकम स्टेटमेंट के बिल्कुल टॉप पे दिया होगा और बहुत इजीली आप जज कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। लेकिन इंटरनली इनकंसिस्टेंट है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम कि सेल्स में एक चीज जो होती है क्रेडिट सेल्स वगैरह, ये दूसरी चीज रेवेन्यूज की अगर आप बात करते हैं, रेवेन्यूज में कुछ ऐसे ये देखें, जहां तक अगर सेल्स तक ये चीज महदूद रहे तो ये तो आप इजिली क्रेडिट सेल्स होंगी और क्या होगी, कैश सेल्स होंगी, इजिली आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब
टोटल रेवेन्यूज की बात करते हैं, इसमें क्या कुछ बाद वो चीजें भी इंक्लूड की जा सकती हैं जो कि टेम्परेरी, फॉर एग्जांपल सेल्स या प्रोसीड्स फ्रॉम फिक्स एसेट और इस तरह की चीजें आ जाती है जिसकी वजह से रेवेन्यूज वगैरह कंसिस्टेंट नहीं रहती है, इसकी फिगर कंसिस्टेंट नहीं होगी। इसमें देखें यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वी हैव, इसकी डेरिवेशन देखें प्राइस सेल्स रेशियो की, तो डिविडेंड वंस अगेन सेम मॉडल है। प्रॉफिट मार्जिन किसके बराबर होता है हमेशा, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर, अर्निंग और सेल से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय पे आउट रेशियो इनटू 1 प्लस जी और डिनोमिनेटर रिमेन्स दी सेम। थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस के बाद डिफरेंट मेजर्स के थोड़ी सी चेंजेस है, इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं होंगी। प्राइस टू सेल रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन, जैसे मैंने बताया था इसका प्रॉब्लम क्या है, लेट्स गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ कॉटन ग्रोअर्स। कॉटन ग्रोअर की जो एग्जांपल ली थी जिसमें क्या था कि आपका सेल मार्जिन वगैरह जो था दैट वाज 10%, लेकिन क्या हो रहा था कि लेट से किसी वजह से ये मार्जिन एक्चुअली आप अभी 10% अपना मार्जिन ले रहे थे प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन क्योंकि प्राइसेस एकदम से अप होगी तो ये मार्जिन क्या हो जाता है, लेट्स डबल हो जाता है और नाउ इट इज इफेक्टिवली 20%। किसी भी वजह से हो सकता है, एक एग्जांपल मैंने ये ली थी प्रीवियसली कि दुनिया में कॉटन वगैरह नहीं हुई और कॉटन की सपोर्ट प्राइस या बेसिक प्राइस जो थी वो एकदम से डबल हो गई, तो इसमें दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। और इसी तरह अगर ये तो हो गया, मैं कहता हूँ ईयर 2 में ये था, ईयर 1 में ये काम हुआ और ईयर 2 में अगर होगा तो इसका प्रॉफिट मार्जिन दोबारा 10% पे आ जाएगा, सिंपली बिकॉज हालात रिवर्स हो गए। एक तो यह है कि अगर इसके 10 से 20 होता है, 20 से वापस 10 होता है तो इसका प्रॉफिट मार्जिन प्राइस टू सेल रेशियो एकदम से इसकी लो हो जाएगी, और क्योंकि लोअर प्रॉफिट मार्जिन से हम अज्यूम करते हैं कि ग्रोथ वगैरह भी लोअर होगी जिसकी वजह से भी वंस अगेन ये रेशियो रिड्यूस हो जाएगी। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, रिटेंशन रेट, देखें जो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो आपके अमाउंट ऑफ रिटेंशन या अमाउंट ऑफ फंड्स रिटेन वो भी कम हो जाएंगे। पहले इन दिस केस पहले वो ही एग्जांपल है कि पहले आपकी रिटेंशन वाज 1000, सपोज करते हैं 10% पे 20 पे ये कितनी हो गई थी, दैट बिकेम 2000, डबल हो गई थी, और फिर दोबारा 10 पे जब गए हैं तो ये कितनी हो गई है 1000 होगी। तो इसमें से अगर आप 60% रिटेन करते थे, पहले आप 60% 600 रिटेन कर रहे थे, फिर आपने 1200 रिटेन किया और अब दोबारा कितना कर रहे हैं, वही है पे आउट रेशियो 60% है या 60-40 है तो 600 रिटेन कर रहे हैं। देखें इसके एक जो है सिंपल सा आपको बताता हूँ कि पे आउट रेशियो में क्या है कि लेट से ये आपकी अर्निंग है 100 की, जिसमें से पे आउट रेशियो आपकी कितनी है 60-40 है। ये आपकी टोटल 100 की अर्निंग है, आपकी टोटल अर्निंग मैं ले लेता हूं दैट इज 100, पे आउट रेशियो 60-40 है, 40 आपने क्या कर देने पे कर देना है। नेक्स्ट ईयर में आपके पास कितना होगा, टोटल एसेट्स में ये एडिशन आप करते जाएंगे, यानी कि लेट से कि ये आपने पहले आपके पास इससे पहले ज्यूम मैं करता हूँ टोटल एसेट्स आपके 100 थे जिसमें आपकी अर्निंग्स जो थी, या 1000 के एसेट्स थे जिसमें आपने अर्निंग जो की थी दैट वाज 100, इसमें से 40 आपने क्या कर दिया पे कर दिया और 60 आपने क्या किया रिटेन किया। तो अब इसमें क्या होगा, टोटल एसेट्स वंस अगेन ये मैं 1000 के, इसमें क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1060 हो जाएगी आपकी टोटल जो एसेट्स होंगे। इस पे ग्रोथ रेट अगर 10% है
तो नेक्स्ट ईयर में आपकी अर्निंग्स कितनी हो जाएगी, दैट इज दे आर गोइंग टू बी 1060 इंटू 10%, 106, 106 हो जाएंगी। पिछले साल आपकी 10% के हिसाब से 100 थी, अब वो कितनी हो गई हैं, 10% के हिसाब से 106 हो गई है। लेकिन अगर यही डबल हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 106 भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 212 हो जाएगी। दैट इज द मेजर डायनामिक जिसकी वजह से हमने ये पॉइंट वो डिस्कस किया है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। नाउ वी कैन कम टू द मेन थे, जो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स के क्लोजिंग उस पे आएंगे। इनकंसिस्टेंसी इसकी क्या है, प्राइस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी, एक ये हमने पहले भी आर्गुमेंट किया है। देखें प्राइस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी, हम कहते हैं प्राइस जो है इक्विटी की वैल्यू है, जबकि वाइल सेल्स एक्योर फॉर इंटायर फर्म, जबकि सेल पे क्या होता है, सेल जो आप करते हो उसमें खाली इक्विटी नहीं डेट भी यूज हो रही होती है। इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल हाउएवर इज इनकंसिस्टेंट, उसकी वजह क्या है, to value the firm using enterprise by sales, sorry यार, I'm gonna redo this slide यार, ये दोबारा करूंगा, my apologies. Okay, I'm repeating slide number 30. Okay, inconsistency इसमें क्या है, in prices, प्राइस या सेल रेशो, प्राइस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी। हम मेजर इनकंसिस्टेंसी क्या आती है कि हम कहते हैं प्राइस जो है वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है, जबकि सेल्स जो होती है ये पूरी फर्म के इक्विटी प्लस डेट यानी कि टोटल एसेट्स को यूटिलाइज कर रही होती है। इंटरप्राइज टू सेल वैल्यू इज हावर इंटरप्राइज, जबकि इंटरप्राइज टू सेल वैल्यू है ये ज्यादा कंसिस्टेंट होती है। इसकी वजह क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश, ये क्या हो जाती आपकी इंटरप्राइज वैल्यू है जो कि हमने दी है, डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स में क्या है या रिटेंशन माइनस ग्रोथ। इसके लिए कंप्यूटेशन के लिए क्या होगा, एवरेज इंटरप्राइज वैल्यू बाय सेल टू कंपेरेबल फर्म, दूसरी फर्म्स के भी आप करें उससे कंपेयर कर सकते हैं, ऑफ सब्जेक्ट फर्म एवरेज इंटरप्राइज टू सेल वैल्यू टाइम सब्जेक्ट फर्म प्रोजेक्टेड सेल्स, प्रोजेक्शन जो आपने की है उससे भी आप कंपेयर करते हैं। फ्यूचर में फॉर एग्जांपल 10% ग्रो करेगी तो 2-3 साल बाद उसकी ग्रोथ रेट कितनी होगी, ये सेल्स वगैरह की वैल्यू कितनी होगी। एंड मार्केट वैल्यू क्या है, इंटरप्राइज वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस कैश, इस पे अगर आप वो करेंगे तो दैट वुड मीन कि आपको मार्केट वैल्यू भी मिल जाएगी। जहां तक मल्टीपल्स का ताल्लुक है यार, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर डिटेलिंग ऑल ऑफ दीज, ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं, दीज आर नॉट द ओनली मल्टीपल्स, इसके अलावा देयर वुड बी डजन्स ऑफ मल्टीपल्स, लेकिन देयर आर 3 चॉइसेस यू हैव टू मेक। यूजिंग सिंपल एवरेज आप यूज कर सकते हैं, यूजिंग डिफरेंट मल्टीपल्स की सिंपल सी एवरेज ले ले, एक जैसे मल्टीपल्स अगर हैं, यूज वेटेड एवरेज, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल यार मैं यूं दूंगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी, इसमें जो रेशियो सबसे इम्पोर्टेंट होगी दैट इज गोइंग टू बी आपकी डिपॉजिट्स आपके पास कितने हैं, एट द सेम टाइम ये रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और आपके पास करंट रेशियो अगर आपने ली है तो बैंकिंग इंडस्ट्री में ये क्या होगी, मीनिंगलेस, देयर इज नो पॉइंट, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो ये आपको डिपेंड करेगा वेट क्या होगा। फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ, डिपॉजिट या लेवरेज वगैरह की अगर आप रेशियो लेते हैं, मैं कहता हूँ इसका जो वेट है या इसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं इसे 0.6 वेट देता हूँ, और इसे मैं क्या करता हूँ 0.00 या 0.001, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
दिस लाइन इज रियली इम्पोर्टेंट, या दिस सेंटेंस कि यार आपने जो भी मल्टीपल चूज किया, चूज 1 और 2 जितने भी आप करना चाहते हैं, ये एक किया सेल का किया, तो उसकी आप इम्पोर्टेंस जरूर बताएंगे कि किस वजह से आपने ये चीज ली है, ये कि मल्टीपल लिया है। एंड रीजन वुड बी क्वाइट सिंपल, सिंपल सा रीजन उसका क्या होगा कि आप देखें, गॉट टू रियलाइज कि हर इंडस्ट्री के डायनामिक्स वगैरह डिफरेंट होंगे। ओके, एंड दैट इज गोइंग टू बी इट फ्रॉम माय साइड टुडे। वी हैव जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन हमने आज वैल्यूएशन बाय मल्टीपल्स का देखा था, इसके डिटेल्स देखी थी कि और इसके रीज़न भी डिस्कस किए थे। वन ऑफ द मेजर रीज़न इज कि आपने ये देखना होता है, इफ़ यू गो बैक टू द फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स जिसमें आपको दिया गया था, एंड द रीज़न इज गिवन ओवर हेयर कि व्हाट आर यू पेइंग एंड व्हाट आर योर रिटर्न, ये हमने डिटरमिन करते होते हैं, इस वजह से हम इन्हें यूज़ करते हैं। एंड बिसाइड द कैपिटल बजटिंग, इसके अलावा भी दे आर रियली यूजफुल फॉर योर फ्यूचर वैल्यूएशन, या कोई भी किसी किस्म की आप वैल्यूएशन करते हैं उसके लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, दैट्स इट, हैव अ नाइस डे एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।